तो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन की। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा था और ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, किस लेवल पर उसको स्टडी किया जाता है वो समझा था। यहाँ पे हमें नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब पहले तो पॉपुलेशन होता क्या ये समझ में आना चाहिए। पॉपुलेशन बेटा सिमिलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी मेंबर्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाते हैं उनको मिला करके बोला जाता है पॉपुलेशन। सुनना, तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें सेम स्पीसीज के मेंबर्स, जैसे मान लो ये एक फॉरेस्ट एरिया है और इसमें कुछ टाइगर पाए जाते हैं, तो सिर्फ हम टाइगर को कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइगर हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज। ठीक है। और तीसरा एक और पॉइंट होना चाहिए, सेम टाइम, एट सेम टाइम। ये तीन चीजें डिफाइन करती हैं पॉपुलेशन को। एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स हैं जो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जिंदा हैं, उन सबको मिला करके बोला जाता है एक पॉपुलेशन। तो सर इसको हम स्पीसीज क्यों नहीं बोल रहे? भाई सारे टाइगर दिख रहे हैं ना तुम्हें, तो टाइगर तो एक स्पीसीज भी है, तो इसको टाइगर स्पीसीज क्यों नहीं बोल रहे? बेटा जो स्पीसीज होता है ना वो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। स्पीसीज जो है वो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। क्या टाइगर सिर्फ इसी जंगल में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं है। टाइगर तो दुनिया में अलग अलग कोने में मिलते होंगे, बहुत सारी जगहों पे मिलते होंगे। तो जब हम सिर्फ टाइगर बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया के टाइगर की बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं सबकी बात कर रहे हैं। देन इट इज स्पीसीज। स्पीसीज एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। स्पीसीज टाइम डिपेंडेंट भी नहीं है। जो टाइगर मर गया है वो भी स्पीसीज में काउंट होगा। पॉपुलेशन ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन में जो जिंदा है सिर्फ उसी को काउंट करते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है सिर्फ उसको काउंट करेंगे। कोई टाइगर यहाँ से दूसरे फॉरेस्ट में चला गया तो अब उसको पॉपुलेशन में, इस वाली पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन रहेगा वो सेम स्पीसीज का। तो एरिया भी सेम होना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है पॉपुलेशन और स्पीसीज का। पॉपुलेशन एक लोकल कॉन्सेप्ट है जो एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पर लगता है, और स्पीसीज पूरे वर्ल्ड वाइड। जैसे हमने बोला मैंगो प्लांट, तो मैंगो प्लांट एक स्पीसीज है। पर अगर हम बोले मैंगो प्लांट जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, तो हमने एरिया डिफाइन कर दिया, हमने टाइम डिफाइन कर दिया कि आज के टाइम पर मैंगो प्लांट्स जो इंडिया में पाए जाते हैं दे आर पॉपुलेशन। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब मेजर इसमें जो कन्फ्यूजन आता है ना बच्चों को, वो एरिया को लेकर के आता है कि भाई सर पॉपुलेशन को बनाने के लिए क्या कुछ मिनिमम एरिया की ज़रूरत होती है? क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि भाई इतना बड़ा एरिया कम से कम होना चाहिए तभी हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर पाएंगे एक इकोसिस्टम में, एक एरिया में? या फिर हम कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा एरिया यूज़ कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेटा एरिया जो है ना वो वेरिएबल हो सकता है। एरिया का साइज मैटर नहीं करता। एरिया का जो साइज है वो मैटर नहीं करता, पर एरिया फिक्स होना चाहिए, ये ज़रूर मैटर करता है कि एरिया बिल्कुल फिक्स हो, हमें पता हो कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया की हमने बात की है ना। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लो एक पॉन्ड है, एक तालाब है, क्या वो एक एरिया हो सकता है? और उस पॉन्ड में मिलने वाले जितने भी फ्रॉग हैं वो सारे क्या हैं? एक पॉपुलेशन। तो पॉन्ड एक क्या हो गया? एरिया डिफाइन कर दिया हमने। पॉन्ड एक छोटा सा एरिया होता है। क्या हम कंट्री भी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, मान लो इंडियन पॉपुलेशन, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉपुलेशन। तो जब हमने इंडियन पॉपुलेशन बोला, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में मिलने वाले सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लोग हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या बना रहे बेटा? पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। और हमने एरिया कितना डिफाइन किया? इंडिया, है ना। इंडिया तो बड़ा एरिया है, पॉन्ड्स के कंपैरिजन में कितना बड़ा एरिया है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं।
बहुत छोटा भी एरिया हो सकता है। जैसे मान लो एक कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट जिसमें हम बैक्टीरिया फंजाई वगैरह को, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं ना, छोटा सा प्लेट होता है, ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड होता है नीचे से सेक्शन उसका, और इसमें हम कॉलोनी ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी, फंजाई की कॉलोनी। तो क्या ये कल्चर प्लेट जिसमें बैक्टीरिया या फिर फंजाई ग्रो कर रहा है, ये भी एक एरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक एरिया हो सकता है, ये याद रखेंगे। हमारे गट के अंदर, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलरली जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा गट रीजन है, उसमें क्या रहते हैं? बेनिफिशियल माइक्रोब्स, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिनको हम गुड बैक्टीरिया कह करके बुलाते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो क्या हमारा गट भी एक एरिया हो सकता है पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखो, यहाँ पे एक पॉन्ड भी एक एरिया हो सकता है, कंट्री भी एक एरिया हो सकता है, कल्चर प्लेट भी एक एरिया हो सकता है, गट भी एक एरिया हो सकता है। एरिया ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड बड़ा या छोटा होना चाहिए, कुछ भी एरिया हो सकता है, पर डिफाइन होना चाहिए। तो मैं पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, मैं इस एरिया में सारी बैक्टीरिया को पढ़ूंगा, दे आर पॉपुलेशन, है ना? तो वो हमें समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस। भाई हमने पॉपुलेशन क्यों बनाई? ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो भी तो हम टाइगर और इन्वायरमेंट का रिलेशन पढ़ रहे थे। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे तो भी हम मेंबर्स तो सेम ही स्पीसीज़ के हैं ना। तो क्या डिफरेंस है एक ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन के बीच में? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉपुलेशन जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की वजह से बन रही है। जैसे मान लो एक टाइगर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, और जब एक एरिया में मिलने वाले बहुत सारे टाइगर हैं तो ये क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो कैरेक्टराइज होती है इंटरेक्शन से, कि ये सारे टाइगर आपस में इंटरेक्ट भी तो करते होंगे, किसी ना किसी तरह से तो इंटरेक्ट करेंगे ही ना। तो जो पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन के जितने भी फीचर्स हैं, वो सब कहाँ से निकल करके आते हैं? इस इंटरेक्शन की वजह से। जो पॉपुलेशन की चीज़ें निकल करके आती हैं वो इस इंटरेक्शन की वजह से निकल करके आती हैं। तो कुछ ऐसे भी फीचर होंगे जो ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होंगे पर पॉपुलेशन के पास होंगे। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा इसको डिफाइन करते हैं, एटम्स के पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो मॉलिक्यूल्स के पास होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वो प्रॉपर्टीज़ ना इंडिविजुअल एटम की वजह से नहीं आ रही, उनके इंटरेक्शन की वजह से आ रही हैं। तो जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ना। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंटरेक्शन की वजह से आ रही हैं, ये हमारे पास न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे पास में बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं। जो ऑर्गेनिज्म में नहीं थी। अब कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम समझ लेते हैं, उसी के रिलेशन में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला है बर्थ रेट। देखो, बर्थ का मतलब है पैदा होना, है ना, सिंपल सा मतलब है। ऑर्गेनिज्म एक दिन पैदा होगा, किसी एक दिन एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में तो पैदा होगा ना, कोई भी, चाहे तुम हो या कोई टाइगर है, कोई प्लांट है, कोई दूसरा एनिमल है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है उसका बर्थ होता है, वो एक दिन पैदा होता है। लेकिन जो पॉपुलेशन होती है वो थोड़ी ना एक दिन पैदा होती है। पॉपुलेशन तो उस ऑर्गेनिज्म के पैदा होने से पहले भी थी, पैदा होने के बाद भी है। उस पॉपुलेशन में तो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हुए होंगे। जैसे मान लो इंडियन पॉपुलेशन है, तो इंडियन पॉपुलेशन में आज कितने बच्चे पैदा हुए होंगे? बहुत सारे, हज़ारों में तो होते ही होंगे, तो हज़ारों बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल लोग पैदा हो रहे हैं। उसी को हम मैथमेटिकली क्या डिफाइन कर सकते हैं? बर्थ रेट। एक यूनिट टाइम में कितने बर्थ हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। तो पॉपुलेशन के पास बर्थ नहीं होता, पॉपुलेशन ऐसे पैदा नहीं होती एक दिन। पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है कि भाई कितने परसेंटेज उसमें पॉपुलेशन में इजाफा हुआ या कितना परसेंटेज डिक्रीमेंट, मतलब रेट बर्थ तो हमारा इंक्रीमेंट ही होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज से वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब बर्थ रेट को भी हम कैसे काउंट करते हैं वो समझ लेते हैं बेटा।
बर्थ रेट का सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ बर्थ जो उस पर्टिकुलर टाइम में हुए हैं डिवाइडेड बाय टाइम। बर्थ रेट है, सिंपल है। तो एक क्वेश्चन कर लो तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारे पास एक पॉन्ड है, उसमें एक पॉपुलेशन होती है लोटस की, ठीक है। लोटस एक पॉपुलेशन, एक फ्लावरिंग प्लांट है। उस लोटस की कुछ पॉपुलेशन एक पॉन्ड में पाई जाती है। एक साल में 40 नए लोटस, एक साल में 40 क्या बेटा नए लोटस उसमें पैदा हुए, नए लोटस प्लांट डेवलप हुए। तो इसका बर्थ रेट पर ईयर कितना आएगा? सिंपल सा है, बर्थ रेट इज इक्वल टू नए बर्थ कितने हैं 40, तो 40 टाइम कितना है 1 ईयर, तो पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा 40 लोटस पर ईयर। तो ये इसका बर्थ रेट है ना। तो ये सिंपल सा, ये बहुत ईजी है निकालना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो। पर इससे प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक पॉपुलेशन में अगर रेट पता करना हो तो ये ठीक है बर्थ रेट, लेकिन जब भी कंपैरिजन करना होता है तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मान लो हमारे पास 2 पॉन्ड होते, एक पॉन्ड की जगह हमारे पास में पॉन्ड नंबर 1 होता और एक दूसरा पॉन्ड होता जिसका नाम है पॉन्ड नंबर 2। दोनों के अंदर में कुछ लोटस पॉपुलेशन है, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दोनों पॉपुलेशन सेम हो, कोई पॉन्ड बड़ा होता है कोई पॉन्ड छोटा होता है, किसी में नंबर ज़्यादा होगा किसी में बड़ा होगा। तो यहाँ पे लोटस का नंबर अलग है N1 और यहाँ पे लोटस का नंबर N2 है। तो जब हमें इन दोनों को कंपेयर करना होता है ना, तो बर्थ रेट अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएगा। जैसे मैं मान लो बोल दूँ कि एक टेस्ट हुआ है जिसमें एक बच्चे के 50 मार्क्स आए और एक बच्चे के 80 मार्क्स आए, पर दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं। सेम क्लास को बिलोंग करते हैं तब तो दिक्कत ही नहीं होती, तब तो हमें सिंपल सा पता है भाई जो 80 मार्क्स वाला है वो ज़्यादा है। लेकिन दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, दोनों के टेस्ट अलग अलग हुए। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि भाई 50 मार्क्स वाला क्या ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए या 80 मार्क्स वाले के? नहीं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्ट था कितने नंबर्स का। हो सकता है जो पहले वाला बच्चा है जिसके 50 मार्क्स आए तो 50 नंबर का ही टेस्ट हो, उसने तो 100% स्कोर किया। दूसरे वाले का हो सकता है कि टेस्ट 100 मार्क्स का था, उसने 80 मार्क्स स्कोर किया, तो परसेंटेज तो कम बना ना, 80% बना। तो भले से नंबर में ज़्यादा दिख रहा है 100, पर अगर कंपेयर करना हो परसेंटेज से लेकर के कंपेयर करोगे, क्योंकि टोटल जो नंबर था वो इसमें कम था और इसमें ज़्यादा था। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। भाई कैसे हम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन को, 2 डिफरेंट एरिया की जो पॉपुलेशन है कंपेयर कर सकते हैं, जब हमें इनिशियल नंबर लेकर के कंसीडर करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये कैसे किया जाता है वही हमें यहाँ पे समझना है। तो इसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला बनाया जिसका नाम है बर्थ रेट पर कैपिटा। बर्थ रेट पर कैपिटा। अब ये बर्थ रेट पर कैपिटा है क्या? देखो, पर कैपिटा का ना सिंपल सा मतलब होता है पर हेड। जैसे तुम ट्रिप से आते हो, 2000 रुपये लगे, 5 लोग गए थे, तो क्या बोलते हो भाई पर हेड इतने इतने पैसे आए हैं, डिवाइड कर देते डायरेक्ट पैसे ही। उसी को हम पर कैपिटा भी बोल सकते हैं कि पर हेड कितना कंट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल का जा रहा है, पर हेड कितना कंट्रीब्यूशन हर इंडिविजुअल दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा। तो बर्थ रेट तो पहले ही समझ लिया था, बस पर कैपिटा उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला आता है ना बर्थ रेट पर कैपिटा, इसको स्मॉल b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वैल्यू को, बर्थ रेट पर कैपिटा को b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया b। b इज इक्वल टू, पहले तो हमें बर्थ रेट निकालना होगा। बर्थ रेट निकालना हमने सीख ही लिया, न्यू बर्थ डिवाइडेड बाय टाइम। और बर्थ रेट को डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल पॉपुलेशन साइज से। इनिशियल पॉपुलेशन साइज जिसको हम N0 बोलेंगे। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, NT माइनस N0 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय N0, जहाँ पे B बर्थ रेट पर कैपिटा ये पता ही कर लिया हमने। NT इज इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन साइज, N0 इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन साइज, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंसिडरेशन, हम कितना टाइम दे रहे हैं, कंसिडरेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज T। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है।
एक दो एग्जाम्पल से समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे ना कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। अब कितना भी बड़ा पॉपुलेशन लो, उसको इनिशियल साइज से कंपेयर करके परसेंटेज निकल गया, फिर उसको कंपेयर करोगे तो परसेंटेज तो हमेशा इक्वल ही रहता है। अगर किसी बच्चे के 30% है और किसी के 40% है तो 100% 40% वाले ने ज़्यादा मेहनत की है। अब वो टेस्ट चाहे 10 मार्क्स का हो, किसी का 80 मार्क्स का हो, किसी का 200 का, 1000 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने परसेंटेज में उसको एक कॉमन पैरामीटर में चेंज कर लिया। वही सेम यहाँ पर भी है वैल्यू। जैसे देखो फिर से पॉन्ड का एग्जाम्पल ही लेते हैं, क्योंकि पहले पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया था हमने। एक पॉन्ड है P1, जिस पॉन्ड के अंदर में हमारे पास जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज़ था लोटस का, उसमें कुछ लोटस मिलते हैं और जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज़ था लोटस का वो 100 था। 100 लोटस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जा रहे हैं। एक साल के अंदर उस पॉन्ड में जो है 150 लोटस हो गए टोटल, मतलब जो NT हो गया फाइनल पॉपुलेशन। नए पॉपुलेशन की बात नहीं करें, फाइनल पॉपुलेशन जो हुआ वो टोटल NT हो गया 150, 150 हो गया। एक टाइम जो है हमने 1 साल दे दिया। अब हमें यहाँ पे बर्थ रेट पर कैपिटा इस पॉपुलेशन की ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। NT माइनस N0 डिवाइडेड बाय N0 और मल्टीप्लाइड कर दो 1/T से, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। तो 150 ये है, 100 ये है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। वैल्यू आएगी 50, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। ये सॉल्व किया तो 0.5, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.5 लोटस पर ईयर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0.5 लोटस ऐड हो रहे हैं पर लोटस। हर लोटस पे कितने लोटस ऐड हो रहे हैं? 0.5 पर ईयर, हर साल। इस दर से, इस बर्थ रेट पर कैपिटा से चीज़ें बढ़ रही हैं। और पर कैपिटा का मतलब है टाइम को भी लेना है साथ में, और टाइम के साथ में हमें किसको कंसिडर करना है? टाइम के साथ में पर कैपिटा इंडिविजुअल पर हेड को भी कंसिडर करना है। तो ये हो गया हमारे पास में बर्थ रेट पर कैपिटा। बर्थ रेट के बाद में अब चलते हैं डेथ रेट पे। भाई ऑर्गेनिज्म सिर्फ पैदा थोड़ी होता है, मरता भी है। तो पॉपुलेशन में भी सिंपल सी बात है कि भाई जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल एक दिन में पैदा होते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल एक दिन पे मरते भी हैं। तो इससे हम आते हैं हमारे दूसरे टर्म पे, जिसका नाम है डेथ रेट। डेथ रेट, अब डेथ रेट सिर्फ पॉपुलेशन में दिखाई पड़ती है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का डेथ रेट जैसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिज्म तो एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर टाइम में मर जाता है, खत्म हो गई उसकी कहानी। तो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन का डेथ रेट होता है। पॉपुलेशन एक दिन ख़त्म या एक दिन ऐसे गायब नहीं हो जाती, उसके अंदर कुछ परसेंटेज लोग मर जाते हैं, तो उसका डेथ रेट होता है। अब डेथ रेट सिंपल सा, जैसा बर्थ रेट पढ़ा है सिंपल वही पढ़ते जाना है। डेथ रेट का पहला तो फॉर्मूला, जो नॉर्मल डेथ रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम। जो टाइम फ्रेम है दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से लोटस का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि लोटस का एग्जाम्पल लेकर के ही चल रहे हैं। तो लोटस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉन्ड में लोटस पॉपुलेशन है, जिसमें से मान लो एक हफ्ते में 10 लोटस खत्म हो गए, 10 लोटस की डेथ हो गई, है ना। अब अगर 10 लोटस की डेथ हुई है तो डेथ रेट पर वीक, हम सिंपल करते हैं ना, पर वीक के हिसाब से आपको डेथ रेट बताना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डेथ रेट पर वीक इज इक्वल टू 10 लोटस गायब हुए, ख़त्म हुए, और टाइम कितना है? 1 वीक। तो डायरेक्ट जो लोटस हैं वो 10 लोटस पर वीक। ये हो गया हमारा डेथ रेट। ये सिंपल सा, इसमें कोई बहुत साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर से वही चीज़ है कि अगर हमें डेथ रेट को कंपेयर करना हो, दो डिफरेंट स्पीसीज़ की डेथ रेट को अगर हमें कंपेयर करने जाएं तो डेथ रेट से डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमने एक और टर्म निकाला है जिसका नाम है डेथ रेट पर कैपिटा, है ना। डेथ रेट पर हेड या फिर पर कैपिटा कितनी डेथ रेट होती है। तो जो सेकंड है दैट इज डेथ रेट पर कैपिटा।
और डेथ रेट पर कैपिटा सिंपल वही है, डेथ रेट निकाल लो और डेथ रेट को डिवाइड कर दो इनिशियल पॉपुलेशन साइज एन नॉट से, जो इनिशियल जो पॉपुलेशन साइज था ना बेटा उससे डिवाइड कर दो। पूरा फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, एन नॉट माइनस एन टी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब डेथ रेट निकालते हैं सिर्फ तो एन टी को हम बाद में रखेंगे। वैसे अगर आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव कर देना, क्योंकि नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, हम पॉजिटिव में ही समझते हैं उसको। एन नॉट माइनस एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट पर कैपिटा, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक टाइगर पॉपुलेशन, अब की बात टाइगर का ले लेते हैं। एक जंगल में एक टाइगर पॉपुलेशन है, किसी समय पर उस जंगल के अंदर में 100 टाइगर पाए जाते थे। एक साल के अंदर में जो नई ये एन नॉट है ना इनिशियल पॉपुलेशन साइज, और जो एन टी है फाइनल पॉपुलेशन साइज, वो कितना हो गया 70 हो गया। एन टी कितना हो गया 70। बट डेथ रेट पर कैपिटा निकाल करके बताना बेटा, डेथ रेट पर कैपिटा निकाल करके बताना। तो डेथ रेट पर कैपिटा सिंपल सा फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिखो, एन नॉट माइनस एन टी डिवाइडेड बाई एन टी, एन नॉट सॉरी मल्टीप्लाइड बाई टी। एन नॉट कितना हो गया बेटा, एन नॉट हमारा 100 था, माइनस 70 से करना है, डिवाइड 100 से करना है, मल्टीप्लाइड 1 ईयर से करना है, क्योंकि डेथ रेट पर कैपिटा पर ईयर ही निकाल दो। 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। काटेंगे 0.3 टाइगर पर टाइगर, कितने टाइगर मर रहे हैं 0.3 टाइगर हर टाइगर पे, हर एक टाइगर पे अगर 0.3 टाइगर मर रहा है, ठीक है। तो इसको खैर ऐसे डायरेक्ट समझना थोड़ा सा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं पढ़ते जनरली, पर ये इसका मतलब यही होता है कि 0.3 टाइगर मर रहे हैं हर टाइगर के ऊपर में पर ईयर। एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी ही पड़ेगी, दैट इज पर ईयर। हर साल इतने परसेंटेज टाइगर हर टाइगर के ऊपर में डेथ होती जाएगी, तो जाकर के कहीं हमें ये डेथ रेट पर कैपिटा मिल जाएगा। और डेथ रेट पर कैपिटा को इस्तेमाल करके आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, दो अलग अलग पॉपुलेशन के डेथ रेट को कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं, क्योंकि डेथ रेट पर कैपिटा और बर्थ रेट पर कैपिटा आगे भी हम यूज़ करेंगे जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे, क्योंकि डेथ और बर्थ मिल करके ही पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है, या अगर पॉपुलेशन का डिक्रीज़ हो रहा है तो कितनी तेज़ी से हो रहा है, वो भी इन्हीं दोनों पैरामीटर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको तो अच्छे से कर ही लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो पॉपुलेशन में होता है पर एक इंडिविजुअल में नहीं होता है, दैट इज सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो। अगर ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में समझने के काम करें तो सेक्स रेशियो बोल दो या फिर जेंडर रेशियो भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें। ह्यूमंस के लिए हम जेंडर रेशियो बोलते हैं, और अगर जर्नल एनिमल्स होते हैं तो हम उनमें सेक्स रेशियो का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब है मेल फीमेल का रेशियो। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। कितने परसेंटेज मेल है या कितना फ्रैक्शन मेल का है कितना फीमेल का है, इसी को बुलाया जाता है भाई सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो। पर क्या सेक्स रेशियो एक ऑर्गेनिज्म का हो सकता है? भाई ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, पर पॉपुलेशन में ना तो मेल होते हैं ना तो फीमेल होती है। पॉपुलेशन में कुछ परसेंटेज मेल होते हैं, कुछ परसेंटेज फीमेल होती हैं। तो पॉपुलेशन के पास सिर्फ सेक्स रेशियो होता है, इंडिविजुअल के पास सेक्स रेशियो नहीं होता। इंडिविजुअल तो सिर्फ मेल और फीमेल होता है। जो सेक्स रेशियो आपको दिखाई देगा वो पॉपुलेशन में दिखाई देगा। अब सेक्स रेशियो में भी क्या, अब देखो सेक्स रेशियो मान लो जैसे हमने बोला कि एक टाइगर पॉपुलेशन ही मान लो जिसमें 60% मेल है 40 फीमेल है 40 फ्रैक्शन, तो ये इस तरह से दिया जाता है। एक और क्राइटेरिया देखो, चौथा क्राइटेरिया एज ग्रुप या फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज ग्रुप या फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन।
एक ऑर्गेनिज्म की एक एज होगी भाई, तुम्हारी या किसी की भी एक पर्टिकुलर एज होगी, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, एक एज होती है सबकी। लेकिन अगर पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन की क्या एज होगी? पॉपुलेशन की कोई एज नहीं होती। पॉपुलेशन तो भाई पहले बहुत हमेशा से है ना। उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग एज होती है। किसी की 10 साल होगी, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल। अगर ह्यूमंस में मान लें 60, 70, हर एज ग्रुप के लोग मिल जाएंगे। तो पॉपुलेशन के पास एज नहीं होती, पॉपुलेशन के पास में एज ग्रुप होता है। अब एज ग्रुप कैसे हम निकाल सकते हैं भाई? एज ग्रुप्स तो बहुत सारे तरीके से बना सकते हो। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3, हर साल का एक एज ग्रुप बना सकते हो, ऐसे नहीं। हर 5-5 साल का एक एज ग्रुप बना सकते हो जो सरकार बनाती है, नहीं ऐसे नहीं। हम जो एज ग्रुप बनाएंगे ना, दैट एज ग्रुप शुड बी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला। पॉपुलेशन के पास में क्या होता है बेटा? एज ग्रुप। लेकिन एज ग्रुप जो हम यूज करने वाले हैं इकोलॉजी में, वो इकोलॉजिकली रेलेवेंट होना चाहिए, वो इकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई सा भी बना दिया 5 साल का एक एज ग्रुप, नहीं ऐसे नहीं। एज ग्रुप मस्ट बी इकोलॉजिकल रेलेवेंस का होना चाहिए। इकोलॉजिकल रेलेवेंस मतलब कि रिप्रोडक्शन के रिलेशन में। भाई इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन को कैसे देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो पूरी पॉपुलेशन को भी हम 3 स्टेजेस में ही बांटते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन से पहले आता है, फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसमें एक्चुअल में रिप्रोडक्शन कर सकता है कोई इंडिविजुअल, और लास्ट होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो किसी भी पॉपुलेशन को हम एज ग्रुप जो कंसीडर करते हैं ना बेटा इकोलॉजी में, उसमें 3 ही रहती हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 3 ही रहती हैं। किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन को आप इन 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम बॉडी के अंदर चेंज आ रहे होते हैं, बॉडी अपने आप को मैच्योर कर रही होती है, लेकिन इतनी मैच्योर अभी नहीं हुई है कि रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोडक्टिव एक्चुअल में जहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर में जनरली मान सकते हैं कि हम 15 साल से 40-45 साल तक रहता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एक टाइम के बाद में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है, तो इसको बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये भी ध्यान रख सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे छोटा होता है। ह्यूमंस की बात करें तो ये वाला सबसे छोटा होगा, वो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, रिप्रोडक्टिव बड़ा होता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे बड़ा होता है ह्यूमंस के केस में। इसीलिए अगर तुमने ग्राफ देखा होगा जो पिरामिड, सेक्स पिरामिड अभी बनाने वाले हैं हम, एज पिरामिड, तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव का एक ही स्लैब है, रिप्रोडक्टिव के 2 स्लैब है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के 3 स्लैब है। वो बड़ा हो सकता है। अभी 40 से जितना भी साल जियोगे वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएगा, तो वो तो बड़ा ही है ना बेटा। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि पॉपुलेशन का एज नहीं होता। पॉपुलेशन ना तो प्री रिप्रोडक्टिव में है, रिप्रोडक्टिव में ना पोस्ट। उसके पास कुछ परसेंटेज होंगे, कुछ परसेंटेज लोग उसके प्री रिप्रोडक्टिव में होंगे, कुछ परसेंटेज लोग उसके रिप्रोडक्टिव में होंगे, और कुछ परसेंटेज लोग उसके पोस्ट रिप्रोडक्टिव में होंगे। इनको दिखाने के लिए कि भाई कितने परसेंटेज लोग इन तीनों में से अलग अलग जो एज कैटेगरी हैं, अलग अलग जो एज ग्रुप्स है उसके अंदर में है, हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म या फिर एक पर्टिकुलर ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं एज पिरामिड। तो हमारे पास में जो एज पिरामिड होता है वो यही चीज़ है, एज पिरामिड। एज पिरामिड मतलब हम अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स को स्लैब से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्लैब, ये हर एक स्लैब क्या है? कुछ एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे करके हम एक पिरामिड बनाएंगे। पहले जो एक कॉमन टाइप के पिरामिड्स जो ग्राफ बनाते थे वो पिरामिड शेप के ही आते थे, मतलब ब्रॉड बेस था और नैरो टिप, तो इसकी वजह से इसको नाम पड़ गया एज पिरामिड। लेकिन पिरामिड के अलावा भी शेप मिलेंगे, ऐसा नहीं समझना है कि भाई हर बार ऐसा ही शेप मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज भी होता है शेप। एज पिरामिड बनाते टाइम अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जैसे हमने मान लो ये एज पिरामिड बनाया है, तो एज पिरामिड बनाते टाइम ये ध्यान रखना है आपको, जो सबसे नीचे वाला स्लैब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्री रिप्रोडक्टिव।
और ये सबसे छोटा होता है, एक ही स्लैब होता है इसका। फिर आता है रिप्रोडक्टिव, इसके ध्यान से देखोगे 2 स्लैब हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है। लास्ट देखोगे तो वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये और बड़ा होगा, 3 स्लैब डाल रखे हैं क्योंकि इनको फर्दर भी छोटे छोटे, जैसे बहुत सारे साल होता है तो छोटे छोटे ग्रुप्स में भी तो डिवाइड कर सकते हो। इसमें खास बात ये होती है कि बेटा हम ना जो भी रिप्रोडक्शन का एज ग्रुप बनाते हैं तो एज ग्रुप में मेल और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन से जो रिलेशन है ना कि रिप्रोडक्शन कितनी तेज़ी से होगा, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितने लोग रिप्रोडक्टिव एज कैटेगरी में हैं, इस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितने मेल हैं और फीमेल के बीच में रेशो कितना है। भाई अगर रिप्रोडक्शन से नए बच्चे पैदा करने हैं तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है कितने मेल और कितने फीमेल का रेशो आपस में बैलेंस कितना है। तो जब भी हम एज पिरामिड ह्यूमंस के लिए बनाते हैं तो एक साइड पे मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ और हाफ फीमेल को। अब एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफ हैं वो सारे सिमेट्रिक बना रखे हैं, मतलब वो आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहा है कि हर एक एज कैटेगरी में मेल और फीमेल बराबर बराबर है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। मेल कभी ज़्यादा होते हैं, कभी फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये ग्राफ इधर उधर भी स्लाइटली शिफ्ट करता भी है, लेकिन अभी हम सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं। तो ये बात हो गई एज पिरामिड की। अब एज पिरामिड के कितने टाइप्स होते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से एज पिरामिड 3 अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो 3 टाइप्स का एज पिरामिड हमें जनरली देखने को मिल जाता है। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है दैट इज एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का सिंपल सा मतलब है जो नीचे की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, नीचे की तरफ जो फैलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, मतलब सिंपल सा अगर ऊपर से नीचे बड़ा होता जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे पिरामिड शेप, जो प्रॉपर पिरामिड शेप होता है। ये कब मिलता है हमको? जब सबसे इससे ये वाला प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा हो, रिप्रोडक्टिव उससे कम हो, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो हमेशा कम ही रहेंगे क्योंकि उसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो इसका तो चांस ही नहीं है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमेशा कम ही रहेगा। जो फ्लक्चुएशन आता है ना बेटा, हमेशा रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव में आता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो एक इसमें चेंज आता है रिप्रोडक्टिव में, और एक इसमें चेंज आ सकता है प्री रिप्रोडक्टिव में। इन दोनों में चेंज आ सकता है बिल्कुल। अब एक्सपेंडिंग के अंदर में रिप्रोडक्टिव कम है कंपैरेटिवली और प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। अब क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी टाइम के साथ में ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले ख़त्म होते जाएंगे और इनकी जगह कौन लेगा? ये आगे बढ़ जाएगा, और जो प्री रिप्रोडक्टिव था वो रिप्रोडक्टिव में आ जाएगा। जब प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में आएगा तो आप देख सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो आगे चल के रिप्रोडक्टिव कैटेगरी बड़ी होने वाली है, और जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बड़ी होती है तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पॉपुलेशन को बढ़ाता है। जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की मदद से होता है। पॉपुलेशन एज ग्रुप ना तो प्री रिप्रोडक्टिव से इंक्रीज होती है ना रिप्रोडक्टिव से, जो इंक्रीज करने का रीज़न है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। तो इसलिए एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। जब भी कोई ऐसी पॉपुलेशन आप देखो जो इंक्रीजिंग साइज की हो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो हमें एक्सपेंडिंग ग्राफ, एक्सपेंडिंग एज कर्व देगी। दूसरा एक लेते हैं हम स्टेबल ग्राफ, जिसमें बेल शेप ग्राफ भी आता है, जिसमें बेल शेप पिरामिड भी आता है। स्टेबल ग्राफ, अब स्टेबल ग्राफ का भी सिंपल सा मतलब है, जैसा मैंने पहले बता ही दिया आपको, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे कम रहेगा ही हमेशा। लेकिन इस बार जो रिप्रोडक्टिव एज कैटेगरी है, इस बार जो रिप्रोडक्टिव एज कैटेगरी है और जो प्री रिप्रोडक्टिव एज कैटेगरी है वो बराबर है लगभग, ये दोनों बराबर है। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो जब ये इसकी जगह लेगा और ये इसकी जगह लेगा तो आने वाले टाइम में क्या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ना तो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ना तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा ना कुछ में डिक्रीमेंट होगा। तो पॉपुलेशन जैसी चल रही है वैसी ही चलती जाएगी। तो इसीलिए हम इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन तभी दिखाई पड़ता है जब बेल शेप कर्व दिखाई देगा, या फिर स्टेबल पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही बेल शेप पॉपुलेशन है। तीसरा एक और एज पिरामिड आता है, दैट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती नहीं है, पॉपुलेशन घट भी तो सकती है। पॉपुलेशन का बढ़ना फीचर थोड़ी है, चेंज होना फीचर। अब चेंज वो बढ़ के भी हो सकती है और घट के भी हो सकती है। तो कई बार पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही होती है, किसी रीजन की पॉपुलेशन कम हो रही है, जैसे जापान की हम सुनते हैं कि भाई बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट ज़्यादा हो रहा है, तो जापान में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रेट पे है। अब ऐसी कंडीशन में फिर हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ जो है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो अभी भी सबसे कम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आता है वो इन दोनों में आता है। वाइट से बनाना है। ये देखो, प्री रिप्रोडक्टिव कम है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। तो जब प्री रिप्रोडक्टिव आगे चल करके रिप्रोडक्टिव की जगह लेगा तो रिप्रोडक्टिव क्या श्रिंक होगा, और रिप्रोडक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन साइज के। जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप श्रिंक हुआ, पॉपुलेशन आगे चल के डिक्लाइन होगी। इसका मतलब है आगे चलकर ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रेट पे जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉपुलेशन साइज को कर्व्स की मदद से, एज पिरामिड की मदद से बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है, पॉपुलेशन ग्रो करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।